क्लास 11 फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का पहला सवाल है चूज द करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है व्हाट डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 रिप्रेजेंट। यानी ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये कौन से एटम को जाहिर करती है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन नियोन एटम के होते हैं। नियोन एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियोन को रिप्रेजेंट करता है। सवाल नंबर 2 है विच सबशेल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सबशेल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, पी सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है और एफ सबशेल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। सवाल नंबर 3 है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5। 3d5 कन्फिग्रेशन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी 5 ओरिएंटेशंस होती हैं, और अगर डी ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन हर एक ओरिएंटेशन में सिंगल ही जाएंगे पहले और फिर इसके बाद डबल होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में सिंगल ही रहेंगे। तो इसका आंसर है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सवाल नंबर 4 है विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर गिने तो ये बनते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो 28 इलेक्ट्रॉन्स निकल के होते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। सवाल नंबर 5 है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन का जो एटम है उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन का जो आयन है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयन तभी बनता है जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो Cl माइनस आयन का मतलब है कि क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो उसके इलेक्ट्रॉन 17 से बढ़कर 18 हो गए हैं। तो अब इस क्लोराइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनमें से कौन सी होगी। अब इनमें से जिस कन्फिग्रेशन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इसकी कन्फिग्रेशन होगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक बैठता है। इस कन्फिग्रेशन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सवाल नंबर 6 है मैग्नीशियम हैज़ हाउ मैनी आइसोटॉप। तो मैग्नीशियम के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26। मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26। अगला सवाल है विच ऑर्बिटल इज सासेज शेप्ड। तो डी ऑर्बिटल सासेज की तरह का होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है और डी ऑर्बिटल जो है वो सासेज शेप का होता है। एफ ऑर्बिटल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको टू डायमेंशनल पेज के ऊपर ड्रा करना आसान नहीं है। सवाल नंबर 9 है इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिजाइड सेपरेटली इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड हुंस रूल। हुंस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में अकेला रहना पसंद करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3d5 कन्फिग्रेशन में हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकेला रहा है। 10वां एमसीक्यूज है विच क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें सब शेल की डिफरेंट ओरिएंटेशंस या फिर स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि आया इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। सवाल नंबर 2 है गिव शॉर्ट आंसर्स। पार्ट 1 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इन मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे इन 1930 नील बोहर गिव द एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स थे दिस मॉडल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इस मॉडल के मुताबिक जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है शेल्स हैं या फिर एनर्जी लेवल्स हैं। चूंकि इन शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड है इसलिए इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, दीज विल बी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स।
अगला पॉइंट है ही कैलकुलेटेड द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। इसने सबसे जो सिंपल एटम है हाइड्रोजन एटम उसका साइज कैलकुलेट किया है और उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को मालूम किया है। अगला पॉइंट है ही आल्सो एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। He said that when an electron jumps from higher to lower orbit, it emits energy in the form of photon. फिर उसके बाद इसने हाइड्रोजन के एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया था। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। बोहर ने जो एटम का मॉडल पेश किया था वो कुछ इस तरह से था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको शेल्स भी कहा जाता है। अब जो न्यूक्लियस के करीब एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे शेल की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। यानी इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है और इसके अंदर ज़्यादा है और फिर इसके अंदर और ज़्यादा होगी। अब मान लेते हैं कि पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल है और जो दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल है। अब अगर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आना चाहता है, यानी बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल की तरफ जाना चाहता है तो इसको 5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी लॉस करना पड़ेगी। 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसको रिलीज करना पड़ेगी क्योंकि अंदर वाले शेल के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बरअक्स अगर कोई अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में आना चाहता है तो उसको 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। 5 किलो जूल पर मोल विल बी एब्जॉर्ब्ड। इधर एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का और ये जो है इमिशन होगा। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है कि इस शेल से अगर इधर जाए या इस शेल से इधर आए तो फोटोन जो ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। इधर भी 5 किलो जूल पर मोल फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है और इधर रिलीज हुआ है। लेकिन हकीकत में तो एटम एक नहीं होता, एक अकेला एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे एटम होते हैं और एक एटम के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनके अंदर हर किस्म की इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन पॉसिबल होती है फ्रॉम वन शेल टू एन अदर शेल। तो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन लाइंस बन सकती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम एमिशन स्पेक्ट्रा ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो इमिटेड लाइंस हैं एटम के अंदर से जो लाइंस इमिट होंगे उसको अगर हम ऐसे तरतीब से लिखें, एनर्जी की तरतीब से अगर उन्हें अरेंज करें, मान लेते हैं ये वाली लाइन 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी पे बनी है, ये वाली 10 पे बनी है, ये 20 पे बनी है, ये 30 पे बनी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एनर्जीज़ को हम अगर तरतीब से लिखेंगे तो ये एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब यही है कि किसी चीज़ को तरतीब से लिखना, स्प्लिट अप करके उसको तरतीब से लिखना। जैसे हम मान लेते हैं कि जो सूरज की रोशनी है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे, ये अगर प्रिज्म है और इधर से सनलाइट जो कि हमें एक ही कलर में दिखाई देती है, बेसिकली तो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं लेकिन हमें सनलाइट सिर्फ वाइट ही दिखाई देती है। अगर उसको प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे तो उसके 7 कलर्स अलग अलग हो जाएंगे, वो 7 रंगों में ऐसे बढ़ जाएगी। यानी सारे रंग जो हैं वो एनर्जी की बुनियाद पर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और उसको अगर हम किसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे तो हमें 7 रंग ऐसे अलग अलग करके दिखाई देंगे। वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स जो हैं सनलाइट के अंदर से वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। तो ये वाली जो चीज़ है, जो 7 कलर्स को हमने अलग अलग करके उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया है, तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी तरह एटम के अंदर से भी जो एनर्जी का एमिशन होगा उसको अगर हम जो है डिस्प्ले करेंगे किसी स्क्रीन के ऊपर तो वो एनर्जी की डिफरेंट लाइंस एक ख़ास तरतीब से पड़ जाएंगी तो उस चीज़ को स्पेक्ट्रम कहेंगे। और अगर एमिटेड लाइन के स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे और अगर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी वाली जो लाइंस हैं उनका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे।
तो ये बात इधर की गई है. He also explained the spectrum of the hydrogen. He said that when an electron jumps from higher to lower orbit, it emits energy in the form of photon. एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है. जैसे ही वो बाहर वाले शेल की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर अंदर वाले शेल की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी. सवाल नंबर 2 है, एक्सप्लेन द चार्ज एंड मास ऑफ द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका हमने चार्ज और मास बताना है. तो ये रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.602 raised to the power -19 coulombs. Its relative charge is -1. Mass, its mass is 9.1095 raised to the power -31 kg. इसको आप सिर्फ 9.1 तक भी याद रख सकते हो. 9.1 raised to the power -31 kg. It was discovered by J.J. Thomson. Effect of electric field. These are deflected toward the positive pole of the electric field. चूंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी. इसके बाद है प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर हम चार्ज देख लेते हैं. द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.602 raised to the power -19 coulombs, which is equal to that of electron. Its relative charge is +1. प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, लेकिन साइन मुख्तलिफ है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, और इसका रिलेटिव चार्ज हम +1 ही ले लेते हैं. मास, इट्स मास इज 1.6727 raised to the power -27 kg. इट इज 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसका मास जो है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से. कितना ज्यादा है? 1836 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास है. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है चूंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है. Hence the electron and proton are electromagnetic in nature. Neutron carries no charge. Mass, it is more massive than proton. Its mass is 1.67 raised to the power -27 kg. इसका जो मास है वो भी लगभग प्रोटॉन के मास के करीब करीब ही है. Effect of electric field, it is undeflected by the electric and magnetic field because it has no charge. क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का कोई असर नहीं होता. यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पर केजी में बताया हुआ है, चार्ज बताया हुआ है कूलम्स में, और रिलेटिव मास बताया हुआ है और रिलेटिव चार्जेस बताए हुए हैं. इसकी मदद से आप आसानी से इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मुख्तलिफ चीज़ें याद रख सकते हैं. सवाल नंबर 3 है, एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस विद जस्टिफिकेशन. हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, और पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, और साथ में इसको जस्टिफाई भी करना है. तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे. सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं. The radius of an atom is defined as average distance between the nucleus and its outermost electron. एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं. न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आखिरी वाले शेल तक जितना भी फासला है उसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे. ये वाला जो फासला है सेंटर से लेकर आखिरी शेल तक, इसको रेडियस कहेंगे, एटम का रेडियस. एटम के रेडियस के बारे में आपने ये एक लाइन लिख लेनी है. फिर ये आगे कुछ पॉइंट है कि दिस मेजरमेंट शोज द एटॉम साइज. ये एटॉमिक रेडियस जो है ये एटम के साइज के बारे में भी बताता है. इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 raised to the power 12 मीटर के. द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज नॉट प्रिसाइज, दस द टर्म एवरेज इज यूज्ड फॉर एटॉमिक रेडियस. एटम का जो एग्जैक्ट रेडियस है वो हम नहीं मालूम कर सकते क्योंकि एटम की बाउंड्री क्लियर नहीं होती, इसलिए एग्जैक्ट रेडियस नहीं बल्कि हम इसको एवरेज रेडियस कह देते हैं. एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं. अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड. जैसे जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई दोनों कम हो जाते हैं. हम पीरियड नंबर 1 की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. पीरियड नंबर 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन 1 और हीलियम 4 हाइड्रोजन 1 सेंटर में एक प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के,
और एक ही शेल होगा जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम की अगर हम देखें तो सेंटर में 2 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर और एक ही शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब चूंकि हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर +2 का चार्ज है, इस वजह से ये ज़्यादा फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और यहाँ पर +1 चार्ज जो है वो इतनी फोर्स से नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से हीलियम का साइज कम हो जाएगा और हाइड्रोजन का साइज ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियाई कम होता है। और वजह क्या है? इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। इसकी रीजन हम देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि इधर बताया है, हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ गए हैं तो न्यूक्लियर चार्ज +1 से +2 बढ़ा है। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलोंग द पीरियड। चूंकि जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। चूंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। In transition metal series, the shielding effect increase because the electrons are filled in inner shell, which is d orbital. अब ट्रांजिशन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा एबनॉर्मल होती है। वो होता यूं है कि ट्रांजिशन मेटल में 4s वाला शेल पहले फिल होता है और 3d वाला बाद में फिल होता है। 3d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं और पहले ही 4s सब शेल फिल हो जाता है और इधर बाकी शेल्स की तो फिलिंग होती है। अब चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में बढ़ रहे हैं ना कि बाहर वाले शेल में, तो इस वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन ग्रुप्स द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जैसे ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन की और लिथियम की। हाइड्रोजन 1 होता है और लिथियम 6 होता है। तो हाइड्रोजन के सेंटर में 1 प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और लिथियम के केस में सेंटर में 3 प्रोटॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एटम का साइज बढ़ गया है। चूंकि नंबर ऑफ शेल्स जो बढ़ गए हैं तो एटम का साइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है। रीजन हम देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, 1 शेल इज एडेड इन ईच पीरियड। जैसे ही लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे तो 1 शेल और बढ़ जाएगा। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इनर इलेक्ट्रॉन। दिस डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दस द एटॉमिक साइज इंक्रीज इन द ग्रुप। अब चूंकि आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी अंदर वाले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये वाला जो अंदर वाला शेल है ये न्यूक्लियस को शील्ड कर रहा है या कवर कर रहा है, जिसकी वजह से आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा। तो इस चीज को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये आपने याद कर लेना है कि पीरियड में डिक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस और ग्रुप में इंक्रीज करता है। पीरियड में डिक्रीज करने की वजह क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। और ग्रुप में इंक्रीज करने की वजह क्या है? नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज होना। बस ये दो जो है ये मेन वजूहत है। सवाल नंबर 4 है, हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट चेंज द रेडियस ऑफ एन एटम इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू द बॉटम? इसका जवाब इसी के जवाब के अंदर मौजूद था। इन ग्रुप्स द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जैसा कि हाइड्रोजन और लिथियम के केस में बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ गया है। रीजन इसकी क्या है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, 1 शेल इज एडेड इन ईच पीरियड। और दूसरी रीजन क्या है? द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इनर इलेक्ट्रॉन। चूंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं या फिर कवर कर रहे हैं। The shielding effect increase due to the presence of more inner electron. This decreases the attraction between the nucleus and outermost electron. Thus, the atomic size increase in the group. सवाल नंबर 5 है, Why is the cation always smaller than the parent atom and anion is bigger than that of the parent atom? केटाइन पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है और एनाइन पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। इसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। Cations are smaller in size than their parent atom. It is due to the reasons. Reason 1 क्या है? Due to the loss of electron, effective nuclear charge on remaining electrons increase. मिसाल के तौर पर हम लिथियम की एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम और लिथियम का केटाइन।
लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के केटाइन के केस में क्या है, सेंटर में 3 प्रोटॉन है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी वाले शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आया है, -1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये केटाइन का साइज जो है ये पेरेंट एटम से छोटा है। इसकी वजह क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब पहले तो क्या था कि 3 प्रोटॉन थे और 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, इधर क्या हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी पॉजिटिव चार्ज उतना ही थे और नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो इस बढ़े हुए पॉजिटिव चार्ज को हम अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अब ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज और कम हो जाएगा। एक तो शेल के ख़त्म होने से एटम का साइज कम हुआ है और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटम का साइज कम हुआ है। पॉइंट 2 है, ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज विद इन द वैलेंस शेल। और तीसरी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन था एटम के अंदर, ये भी कम हो जाएगा। So the nucleus powerfully attracts the valence electron and the size of cation becomes smaller than that of the parent atom. अब anion के केस में क्या है, the anions are bigger in size than the parent atom. It is due to the 2 reasons. पहली रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जैसे ही एटम के अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाता है। जैसे कि टाइम के केस में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हुआ है, इसके बरअक्स एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, दस आयोनिक साइज इंक्रीजेस। अगला पॉइंट है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से जो न्यूक्लियस का होल्ड है बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जाएगा, दस द इलेक्ट्रॉन मूव अवे एंड दस आयोनिक साइज इंक्रीज। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे और आयोनिक साइज बढ़ता जाएगा। जो केटाइन के केस में रीजंस थी उन्हीं को अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो एनाइन के बढ़े हुए साइज की रीजंस आप इस तरह से दे सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, एक्सप्लेन हाउ डज डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज ओरिजिनेट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं या स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो इस सवाल का जवाब आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन। इमिशन स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइंस होती हैं। दीज रिप्रेजेंट वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम बिटवीन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और ये लाइंस क्या जाहिर करती हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर किस किस किस्म की इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हुई हैं। It helps to determine the energy level of the hydrogen and its electronic configuration. ये हमें हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है कि हाइड्रोजन के अंदर किस किस्म के एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं और इसके अंदर जो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताता है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक येलो इमिशन लाइन। सोडियम जो है उसकी इमिशन लाइन येलो होती है। अगर आप सोडियम को लेकर आग के ऊपर बंद करोगे तो आग जो है वो येलो हो जाएगी। अब येलो कलर की जो लाइट होती है उसकी अपनी एक वेवलेंथ होता है और उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी हमें बताती है कि सोडियम के अंदर किस किस्म की ट्रांजिशन है या कितनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। द लाइन हेल्प्स टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द सोडियम। यही इसी की एनर्जी से हमें पता चलता है कि सोडियम के कौन कौन से शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्योंकि एटम के अंदर जो इमिशन लाइंस और इमिशन स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो मुख्तलिफ लाइंस हैं जिनको इमिशन लाइंस भी कहा जाता है, वो तभी बनती हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है। तो इस तरह से हमें इन इमिशन लाइंस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रेजेंट है उसकी कितनी एनर्जी थी। सातवां सवाल है, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन डिटेल। व्हाई डू द s ऑर्बिटल हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें डिटेल में बताना है।
सबसे पहले यहाँ पर आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेडिंग देनी है और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। द फिनोमेना इन विच स्पेक्ट्रल लाइन splits into multiple components in the presence of magnetic field is known as Zeeman effect. This effect can be explained based on the magnetic quantum number. अब एटम के अंदर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कैसे वजूद में आया। सबसे पहले तो बोहर ने जो अपना एटम का मॉडल पेश किया था, बोहर ने कुछ इस तरह से कहा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी के लेवल्स हैं जिनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट एनर्जी है, अपनी एक खास एनर्जी है। तो अगर तो बोहर के एटम के मॉडल को मान लिया जाए तो एटम का इस तरह का से एक जो है स्पेक्ट्रम बनता है। इसको कहते हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम, यानी हर एक लाइन जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है और सिंगल एनर्जी के ऊपर ये लाइन बनती है। अच्छा, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है कि एटम के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं और इन एनर्जी लेवल्स को शेल का नाम दिया गया और शेल की नंबरिंग 1 2 3 और अप टू सो ऑन इस तरह से की गई। फिर जब इस स्पेक्ट्रम को बहुत हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देखा गया तो हर एक लाइन जो है वो और बाकी छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट अप हुई थी, यानी एक लाइन जो है वो 2-3 लाइनों पर मुश्तमिल थी। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर जो शेल्स हैं वो फर्दर सब शेल्स पर मुश्तमिल हैं। तो यहाँ से फिर ओरिजिन हुआ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का, यानी एटम के जो शेल्स हैं उनके अंदर फर्दर सब शेल्स मौजूद होते हैं और फिर सब शेल्स की भी डिस्कवरी हुई SPDF। एस सब शेल शार्प की वजह से इसको एस का नाम दिया गया, पी सब शेल जो है वो प्रिंसिपल की वजह से, और डी इज फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ को भी इस तरह से किसी बिना पर इसको एफ नाम दिया गया। फिर इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़रूरत कैसे पेश आई हमें। जब इस स्पेक्ट्रम को रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो हर एक लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट अप हुई हुई थी मुख्तलिफ लाइंस में, यानी अब ये जो डिफरेंट ओरिएंटेशन पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे टूवर्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इजाद हुई और इस चीज़ को यानी स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से जो स्प्लिटिंग होती है इसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट। तो इस पहले पॉइंट में यही बात की गई है कि जब हमने स्पेक्ट्रल जो स्पेक्ट्रम है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हुई थी और उस स्प्लिटिंग को कहा जाता है ज़ीमैन इफेक्ट। पॉइंट 2 है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, चूँकि ये हमें सबशेल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इट इज़ डिनोटेड बाय m। इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर फ्रॉम -L to +L। इट्स मीन्स दैट m जो है वो दरम्यान में 0 और एक साइड से पे प्लस वाले नंबर्स में प्रोसीड करता है और दूसरी साइड पे माइनस वाले नंबर्स में प्रोसीड करता है। अब हमें बताना है कि s सब शेल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी सिंगल वैल्यू होती है, बाकी p, d और f के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। तो s सब शेल के लिए इसकी सिंगल वैल्यू इसलिए होती है कि ये स्फेरिकल होता है, ये x y z एक्सिस पे बराबर पड़ा हुआ होता है। For S subshell L is equals to 0, so M is equals to 0. Thus, it has only one value for the magnetic quantum number, that is also 0. It means that the effect of magnetic field on S orbital remains spherically symmetrical. चूँकि ये symmetrical है स्पेस में, इस वजह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो भी symmetrical होगा। सवाल नंबर 8 है, why it is so that two electrons with the same spin cannot reside in an orbital? दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में क्यों नहीं रह सकते। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो एक ही ऑर्बिटल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन एक स्पिन के साथ नहीं रह सकते, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है, दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। In an atom, no two electrons can possess identical values for all the quantum numbers. At least their spin quantum numbers must differ. पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि जो सारे 4 क्वांटम नंबर हैं वो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते।
चार क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की एन वैल्यू भी सेम है, एल भी सेम है, एम भी सेम है, तो उनकी एस वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, यानी फिर उनकी एस वैल्यू में फर्क आ जाएगा। एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसको हम डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि दुनिया में किसी भी दो इंसान की सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती। अगर दो इंसान हैं दुनिया में जिनका बाकी सब कुछ एक जैसा है, उनका लोकेशन, उनके जो है साइज, शेप, उनके कपड़े, उनका सब कुछ एक जैसा है, लेकिन एट द गिवन टाइम एक इंसान जहां पर खड़ा हुआ है उस जगह पर दूसरे इंसान उसी वक्त में नहीं खड़ा हो सकता। वो अपनी जगह से हटेगा तो तभी दूसरा आकर उसकी जगह लेगा, यानी उनका जो एट द गिवन टाइम स्पेस के अंदर जो लोकेशन है वो एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसी तरह एटम के अंदर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स भी एक जैसे नहीं हो सकते। रीजन इसकी क्या है? इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल N, L and M are same, their spin will be opposite for both। जैसा कि अभी बताया है कि अगर ये तीन चीजें सेम होंगी तो एक चीज डिफरेंट होगी। If one is clockwise, the other will be anti-clockwise। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का स्पिन ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, टू इलेक्ट्रॉन इन 3p x ऑर्बिटल हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एक इलेक्ट्रॉन A है और एक इलेक्ट्रॉन B है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3p x ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, तो इनकी n वैल्यू 3 होगी चूंकि ये तीसरे ऑर्बिटल के अंदर है। l वैल्यू इनकी 1 होगी चूंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। अब इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 होगा और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। और ये हमें कौन बताता है? पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। सवाल नंबर 9 है, वाई 3d ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल, एक्सप्लेन n+l रूल। इसके ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है कि 3d की एनर्जी जो है वो 4s से क्यों ज़्यादा होती है। ये इस वजह से होती है कि d ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड होता है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल एंड कम्पैक्ट शेप का होता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसका आंसर n+l रूल के अंदर मौजूद है। हियर n which is the principal quantum number and l is the azimuthal quantum number. Higher the n+l value, higher will be the energy of the orbital. If two subshells have same n+l value, then lower value of n, lower will be the energy of the subshell. हम क्या करते हैं? n+l की वैल्यू को देखते हैं। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। और अगर इन केस किसी भी दो शब्द शेल्स की n+l वैल्यू सेम निकल कर आ जाती है तो फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं सिर्फ n वैल्यू पे। n को देखना है, n अगर कम है तो एनर्जी कम है और n अगर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। इसकी एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं 4s और 3d की एनर्जी को पहले देख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 4s के लिए n+l वैल्यू हो जाएगी 4 + 0 = 4 और 3d के लिए हो जाएगी 3 + 2 = 5। अब इसकी n+l वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी वजह से 4s की फिलिंग पहले होगी और 3d की फिलिंग बाद में होगी। अब चूंकि n+l वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हम n वैल्यूज को नहीं देखेंगे। फिर एक और इजाफी एग्जाम्पल दी गई है 4p और 3d ऑर्बिटल की। 4p की n+l वैल्यू 5 निकल कर आ रही है और 3d की n+l वैल्यू 5 ही निकल कर आ रही है, यानी दोनों की n+l वैल्यूज सेम है। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ n वैल्यूज। n वैल्यू चूंकि 4p की ज़्यादा है और 3d की कम है, इस वजह से 3d की एनर्जी कम होगी और 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 10 है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम कीपिंग इन व्यू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इट्स आइसोटोप। मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है, यानी इसके जो मुख्तलिफ आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालना है। तो यह मैग्नीशियम के 3 आइसोटॉप्स पॉसिबल होते हैं, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26। और यह रही इनकी रिलेटिव अबंडेंस। 24 की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, 79% है। मैग्नीशियम 25 10% है और मैग्नीशियम 26 11% होता है। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं।
ये इनके मास नंबर है और ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है। एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का एक फार्मूला होता है कि हम रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास जो है उनके प्रोडक्ट्स का सम लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये मैग्नीशियम 24 का एटॉमिक मास है और ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम 25 एंड दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 26 और ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस है। इन सब का मजमुआ इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये हमारे पास आता है 24.32 और ये अब रही इसका एवरेज एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24.32 है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। Therefore, the average atomic mass of the magnesium is approximately 24.32 AMU. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो टोटल चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना न्यूक्लियर का पुल जो है वो फील कर रहा है उसको कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। यानी इसका मतलब है कि ये एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आखिरी शेल जो है न्यूक्लियर का कितना पुल जो है वो फील कर रहा है इसको कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है इधर हम पढ़ेंगे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गिवन बाय। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियस का पुल जो है वो कम होगा। किस वजह से? ये अंदर वाला शेल और अंदर वाले शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियस का पुल कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से ये आखिरी शेल जो है वो कम न्यूक्लियर चार्ज को फील करेगा। तो इस कम हुए हुए न्यूक्लियर चार्ज को कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम करने का फार्मूला होता है Z माइनस E वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज एंड S इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा और कम हुए हुए न्यूक्लियर चार्ज को कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सवाल नंबर 12 है डिस्क्राइब द वेवलेंथ रीजन इन विच द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन फॉल। हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कौन कौन से वेवलेंथ रीजन में पाई जाती हैं? अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी व्हेन हाइड्रोजन एटम इज हीटेड आर सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इट्स इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट n is equals to 1 to higher orbit n is equals to 2. When this electron come back it emits same energy in the form of the photon of the light. ये हाइड्रोजन का एटम है जिसके n is equals to 1 यानी पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इसको हीट अप करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले शेल से जंप करके पहले इधर पहले शेल में था, अब पहले शेल के अंदर से जंप करके ये दूसरे शेल के अंदर चला जाएगा। अब फिर दूसरे शेल में जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होता है। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है और ये वापस से लो एनर्जी वाली स्टेट में आना चाहेगा यानी कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। और जब वो ऐसा करेगा तो ऐसा करने के दौरान वो एनर्जी को इमिट करेगा। तो इस इमिटेड एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये जो एनर्जी इमिट हुई है इससे क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम के अंदर मुख्तलिफ लाइंस होंगी। अब वो लाइंस कौन कौन सी हैं? सीरीज लाइंस क्या है? लेमन सीरीज। लेमन सीरीज कब बनती है? जब पहले शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे या किसी भी शेल के अंदर जाता है और ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। बाल्मर सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से तीसरे चौथे किसी में भी जाता है तो बाल्मर सीरीज बनती है और ये विजिबल रीजन में पाई जाती है। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल से बाहर वाले शेल्स की तरफ जाता है तो पास्टन सीरीज बनती है और जब इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से बाहर वाले शेल्स की तरफ जाता है तो ब्रैकेट सीरीज बनती है। और इसी तरह पफन सीरीज कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल से बाहर वाले शेल की तरफ जाता है। और ये जो आखिरी 3 सीरीज है पास्टन, ब्रैकेट और पफन, ये इंफ्रारेड रीजन में बनती है। सवाल नंबर 13 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में होती है। यानी लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर होंगे तो हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर होंगे।
तो इस सवाल के जवाब इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि सेमीकंडक्टर किस किस्म का है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। In silicon, the outermost energy level corresponds to the third energy level. सिलिकॉन के अंदर जो सबसे आखिरी वाला शेल है वो थर्ड एनर्जी लेवल है। सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। तो इसकी अगर कन्फिग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अब ये जो आखिरी वाला शेल है वो थर्ड है और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकेंड पॉइंट है द कंबाइंड 3s एंड 3p सब लेवल्स कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आखिरी शेल जो है वो कंपोज्ड है 3s और 3p पर, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। However, in its ground state, silicon possesses only 4 valence electron, which resides in the outermost energy level. फिर भी ग्राउंड स्टेट के अंदर सिलिकॉन अपने आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन रखता है जो कि इसके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड चीज जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी है वो है बैंड स्ट्रक्चर। सिलिकॉन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू द बैंड स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये आउटर मोस्ट शेल्स से बनेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड आर टाइटली बाउंड टू द इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम, दे कैन नॉट मूव फ्रीली विद इन द क्रिस्टल लैटिक्स। और एक होता है कंडक्शन बैंड। इन द कंडक्शन बैंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, हाउएवर ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन कैन प्रमोट फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. This process generates electron hole pair and allows for the electrical conduction. This phenomena is called excitation. तो सिलिकॉन के अंदर इस तरह से 2 बैंड होते हैं, ये एक बैंड है और ये दूसरा बैंड है। इसको कहेंगे वैलेंस बैंड और इसको कहेंगे कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और कंडक्शन बैंड के अंदर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ये ग्राउंड स्टेट है। और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। जब हम इसको एनर्जी देंगे या इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड है, ये जो वैलेंस बैंड है, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगी सिलिकॉन का एक्साइटेड स्टेट। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं हाई टेम्परेचर या फिर एनर्जी बढ़ाने पर। फिर इसके बाद तीसरी चीज जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलती है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, जो कि एक ही किस्म के एटम्स से बना हुआ होगा, तो उसको कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिस सेमीकंडक्टर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होंगे उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दीज आर द प्योर मटेरियल्स सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन देयर नेचुरल स्टेट दे हैव नो इंटेंशनल इम्प्योरिटीज। कुदरती हालत में इनके अंदर कोई इरादतन जो है इम्प्योरिटीज नहीं होती। Silicon's unique electronic structure make it suitable for intrinsic semiconductor. सिलिकॉन का एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सूटेबल है। फिर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। These semiconductor have controlled impurities added. These impurities known as dopant alter the electronic behavior. और फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 किस्म के हो जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर तो सेमीकंडक्टर के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और अगर उसके अंदर होल या फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उसको पी टाइप कहेंगे। Dopant like phosphorus introduce extra electron in the crystal lattice. These extra electrons creates an excess of negative charge carrier making the material n type. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है वो एक्सेस में हो जाते हैं और इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है।
P type semiconductor doped like boron create holes in the crystal lattice. These holes behave as a positive charge carrier resulting in the P type semiconductor. तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये दो किस्म के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होंगे, जैसा कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। ये सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन, अगर तो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स पर मुश्तमिल होगा, और अगर जर्मेनियम वाला है तो वो सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स पर मुश्तमिल होगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर को कहते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट में इम्प्यूरिटीज होती हैं। कंट्रोल्ड इम्प्यूरिटीज आर देयर इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्दर दो टाइप्स हो जाती हैं। एक इसमें आ जाता है एन टाइप और एक इसमें आ जाता है पी टाइप। अभी एन टाइप और पी टाइप को हम अलग से तफसील से पढ़ेंगे। अब सिलिकॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक सिलिकॉन का एटम होगा। एक सिलिकॉन के एटम के अंदर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी 4 दूसरे सिलिकॉन के एटम्स के साथ इस तरह से कोवेलेंट के बॉन्ड बनाएगा। और फिर ये वाले फर्दर और बनाएंगे। तो ये पूरा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लैटिक्स बन जाएगा। लो टेम्परेचर के ऊपर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हुए होंगे, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई एक इलेक्ट्रॉन डिसलोक हो जाएगा, यानी इसको जब एनर्जी मिलेगी या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अपनी जगह से निकल जाएगा और इसकी जगह पर होल बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन आज़ादाना इसके अंदर घूमेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। वैसे तो लो टेम्परेचर के ऊपर हर एक इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है, तो इसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन के डिसलॉक होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अभी हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट में इम्प्यूरिटीज डाली जाती हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एन टाइप और पी टाइप। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो ग्रुप 14 है या फिर ग्रुप 4A है, उसके एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये ग्रुप 14 या फिर ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं और इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 15 या फिर ग्रुप 5A। ग्रुप 5A मुश्तमिल होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्मथ। इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ग्रुप 14A से पहले देखें तो यहाँ पर आता है ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 3A। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। के आखिरी शेल में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3। तो ये चीज़ समझने के बाद हम प्योर सेमीकंडक्टर और जो इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर तो जो सेमीकंडक्टर है वो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसा कि यहाँ पर ऊपर बताया था कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है और उसके अंदर इस तरह से सिलिकॉन का 3 डायमेंशनल लैटिक्स होता है। तो
तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर अभी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बराबर सी होगी, ना बहुत ज़्यादा होगी और ना बहुत कम। यानी एक्सटर्नल कंडीशंस पे इसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये कंडक्टर होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो ये इंसुलेटर होगा। क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिसलोक हो जाता है तो उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यानी नेगेटिव चार्ज ये थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिक्स घूमता रहता है, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फिर कंडक्टिविटी होती है। अगर हम ग्रुप 5A से कोई इम्प्यूरिटी इसके अंदर डालेंगे तो वो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप जो है उसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप 5A या फिर ग्रुप 15 से कोई इम्प्यूरिटी डाली जाती है। तो ये सिलिकॉन का लैटिक्स है, इसके अंदर मान लेते हैं कि हमने डाल दिया है फास्फोरस। सिलिकॉन के आखिरी शेल में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हुए होंगे। फास्फोरस के आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मार्कर से शो कर देती हूँ। अब ये 4 इधर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि फ्री इस लैटिक्स में पड़ा हुआ होगा। तो ये एक लैटिक्स बन गया है जिसके अंदर एक इम्प्योर एटम यानी फास्फोरस ए डूबा हुआ है, और इस फास्फोरस की वजह से इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। अब इसकी कंडक्टिविटी जो है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बढ़ गई है इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब दूसरी तरफ अगर हमने ग्रुप 3A से कोई भी एलिमेंट इस प्योर सेमीकंडक्टर में डाल दिया तो वो फिर बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने बोरोन को अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर डाल दें तो क्या सिचुएशन होगी। बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर होल बन जाएगा। यानी इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, और बाकी तो ये हर तरफ से घिरा हुआ होगा सिलिकॉन के एटम्स से, जो कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी होल है, तो इस होल की वजह से इसको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, और ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और अगर तो होल होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इस होल की वजह से होती है। अब ये जब होल है तो आसपास से कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन उठकर आएगा, इसको फिल करेगा तो वो पीछे अपने होल छोड़ाएगा, फिर उस होल को फिल करने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पीछे अपना होल छोड़ाएगा। तो इस तरह इस कंडक्टर के अंदर, इस सेमीकंडक्टर के अंदर होल का मूवमेंट होता रहता है, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है। तो ये थी सेमीकंडक्टर और उसकी क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो कि प्योर होता है, प्योर मटेरियल, और एक एक्सट्रिंसिक होता है जिसके अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट में इम्प्यूरिटीज डाली जाती हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 किस्म के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्यूरिटी डालने वाला काम है इसको डोपिंग भी कहते हैं, और जो इम्प्यूरिटी डाली जाती है उसको डोपेंट कहा जाता है। डोपिंग क्या है, नेक्स्ट है डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डोपेंट इज कॉल्ड डोपिंग। और वो मैंने अभी आपको सारा समझा दिया है कि अगर ग्रुप 15 या फिर 5A से अगर कोई एलिमेंट डालेंगे तो उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर
ग्रुप 13 या ग्रुप 3 ऐसे कोई इम्प्योरिटी डालेंगे तो उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये पहले 3 जो पॉइंट्स हैं ये आप इस सवाल के जवाब में लिख सकते हो कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या अहमियत है। तो पहले आपको ये लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। फिर आपने बैंड स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है और फिर आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हल्का सा लिख लेना है। तो ये इसका शॉर्ट आंसर बन जाएगा। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 14। Why is there a large ionization energy gap between the second and third value in magnesium atom? मैग्नीशियम एटम की जो सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके दरमियान क्यों इतना फर्क होता है? इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे इन मैग्नीशियम फॉर इन मैग्नीशियम देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज. However, there is a large gap between the second and third ionization energy. The first, second, and third ionization energies of magnesium in kilojoule per mole are as follows. First ionization energies की बनती है 735, second ionization energy 1445 किलो जूल पर मोल और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी 7730 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो पहले दो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं इनके दरम्यान में डिफरेंस तकरीबन 700 किलो जूल पर मोल का बन रहा है, जबकि सेकेंड और थर्ड के दरम्यान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है इनके दरम्यान में एनर्जी का डिफरेंस बन रहा है 6285 किलो जूल पर मोल का। इसके पीछे वजह क्या है, वजह को हम समझ लेते हैं। इसकी वजह समझने के लिए हमें मैग्नीशियम का एटम समझना होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। यानी मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो होगा 1s2, 2s2, 2p6 और होगा 3s2। यानी पहले शेल के अंदर जो कि इसका के शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा शेल जो कि एल शेल कहलाता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो तीसरा शेल है उसके अंदर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर अगर मैग्नीशियम के एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन्स होते हैं। पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो तीसरा शेल है लास्ट वाला उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अब इसको आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, जिसके लिए अगर इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना बहुत मुश्किल काम है। जबकि दूसरी तरफ अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसका आखिरी शेल ये वाला हो जाएगा और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा करने से इसका आखिरी शेल ये वाला रह जाएगा, ये वाला शेल तो ख़त्म ही हो जाएगा और ये जो आखिरी शेल रह जाएगा इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी मैग्नीशियम की। तो इस वजह से ये आखिरी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान है। इनको निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़रूरत पड़ती है वो कम है। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत थी वो थी 735, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको निकालने के लिए जो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो है 1445 किलो जूल पर मोल। 1445 किलो जूल पर मोल। चूँकि देखें जब मैग्नीशियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये Mg+ हो जाएगा। अब Mg+ यानी ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कदरे मुश्किल होगा पहले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो इस वजह से ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ये बहुत ज़्यादा होगी। दिस इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और ये वाली जो है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद मैग्नीशियम स्टेबल है, इसका ऑक्टेट भी पूरा है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी जो है 7330 किलो जूल पर मोल। तो ये खेल है मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं उनकी वैल्यूज़ का।
इसके रीजन हम पढ़ लेते हैं। पेपर में जैसे आपने लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि रीजन ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वेल वाज द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द इनर शेल, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। चूंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसको निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। Above data shows that there are only 2 electrons in the valence shell, which are removed easily. So this element should be a part of group 2. ऊपर वाला डेटा शो करता है कि एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको निकालना आसान है, इस वजह से ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी तरह आगे की तरफ ये प्रोसीड करता जाता है। तो इस शॉर्ट सवाल का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अगर आप चाहें तो इसके आंसर में इस तरह की डायग्राम भी लिख सकते हैं, ये डायग्राम और ये वाले इक्वेशंस। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे।